तो कहानी शुरू होती है यूकारी से, एक भोंदू सा लड़का जिसे क्लास के सबसे पॉपुलर लड़की के ऊपर क्रश है। लेकिन जिस दिन वो कन्फेस करता है उसी दिन वो लड़की भी उसे प्यार कर बैठती है। लेकिन तभी गवर्नमेंट उसे फोर्स करती है कि वो एक रिच बैडी से शादी करे और अब उसे दोनों को क्लैप करना होगा और साथ ही लॉ से भी छुपना होगा। और इन सबसे पहले पिछले 50 सालों में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिससे डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को बूस्ट किया जा सके और इसमें लोगों को उनकी जेनेटिक्स के हिसाब से पेयर किया जाता है और उन्हें पार्टनर असाइन कर दिए जाते हैं। और ये प्रोग्राम अब तक बहुत अच्छे से काम कर रहा है जिससे हाई क्वालिटी बेबीज पैदा हुए हैं। और बस एक ही रूल है, किसी को भी अपने ऑफिशियल पार्टनर अनाउंस होने से पहले प्यार करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन यूकारी जो सोशली ऑकवर्ड और होपलेस रोमांटिक है वो सोचता है कि ये सिस्टम फ्रॉड है क्योंकि वो पहले ही किसी से प्यार कर चुका है और वो मिसाकी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, एक शांत लड़की जिसके छोटे बाल हैं और वो उसके क्लास में पढ़ती है। और जब यूकारी अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता है और तभी उसका फ्रेंड टकीडा बात करता है कि वो भी प्यार करना चाहता है लेकिन डरता है कि शायद कभी शादी ना कर पाए। और उसी पल एक डिफेंस के मूवमेंट में टकीडा कहता है कि वो कभी उस लड़की से शादी नहीं करेगा जिसे गवर्नमेंट उसके लिए चुनेंगी। और यूकारी इस बात से एग्री करता है और बाकी लड़के भी मान जाते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को डिफाई करेंगे। और सबको शौक तब लगता है जब मिसाकी भी इस बादे में ज्वाइन कर जाती है। लेकिन जब यूकारी के दोस्त कहते हैं कि मिसाकी को अभी तक उसका पेयरिंग नोटिस नहीं मिला है तो यूकारी को उम्मीद होती है कि शायद वही उसकी डेस्टिनी मैच हो सकती है। और उस रात यूकारी अपने गंदे रूम में लेटा रहता है, मिसाकी से जुड़ी सोचों में डूबा हुआ। और उसके पास अभी भी वो आधा इरेजर है जो उसने कभी मिसाकी को दिया था, वही छोटी सी चीज जिससे उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करता है। और डिनर करते हुए उसके पेरेंट्स उसे याद दिलाते हैं कि सिर्फ 2 दिन बाद उसका बर्थडे है और एक्साइटमेंट से कहते हैं कि उसी दिन उसे अपना पार्टनर पता चलेगा। और यही सोचकर यूकारी ठान लेता है कि अब वो इंतजार नहीं करेगा और मिसाकी से जाकर कन्फेस करेगा। और अगले दिन वो फाइनली मिसाकी के पास पहुंचता है अपनी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन और नर्वस एनर्जी के साथ और वो उनके पुराने पास्ट की बातें छेड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मिसाकी शांति से कहती है कि उसे यूकारी का पैथेटिक एग्जिस्टेंस याद भी नहीं। और ये सुनकर यूकारी टूट जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है वो आखिरी बार उसे पुकारता है और कहता है कि वो उसे प्लेग्राउंड में मिले। और उस शाम स्कूल के बाद यूकारी फीकी पड़ती रोशनी में अकेले खड़ा इंतजार करता है जैसे कोई लॉयल कुत्ता। और घंटे बीत जाते हैं और यहाँ तक कि पुलिस भी उसे रोककर पूछताछ करने लगती है तो वो बहाना बनाता है कि वो बस सैंड में घर बना रहा है। और जैसे ही वो मायूस होकर मान लेता है कि उसका मिसाकी के साथ कोई चांस नहीं है तभी अचानक मिसाकी वहाँ आती है और उसका हाथ पकड़ती है और दोनों एक बेंच पर बैठते हैं, पहले तो चुपचाप। और जैसे ही मिसाकी की नज़र उन सैंड के घरों पर जाती है और यूकारी उसके बारे में नॉनस्टॉप बोलने लगता है अपने गी की ऑब्सेशन रिवील करते हुए। और मिसाकी हंस पड़ती है और बताती है कि उसे याद है कि 5th क्लास में भी यूकारी सैंड घर के पीछे कितना ऑब्सेस्ड था। और ये सुनकर यूकारी हैरान हो जाता है कि मिसाकी को सब याद है। और फिर मिसाकी कन्फेस करती है कि उसने उसे कभी सच में भुलाया नहीं था, बस वो इतनी शाय थी कि कभी कह नहीं पाई। और यूकारी अपना दिल खोलकर रख देता है और वो कहता है कि वो बस एक साधारण लड़का है जिसने मिसाकी का ध्यान खींचने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि इतनी मेहनत की कि उसे स्कूल में एडमिशन ले पाए, सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि वो उसे प्यार करता है। और मिसाकी तुरंत जवाब नहीं देती लेकिन फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बताती है कि उसके पास अब भी वो इरेजर है जो यूकारी ने उसे दिया था और कि वो हमेशा से उससे प्यार करती रही है। और वही छोटा सा जेस्चर उसे यकीन दिला गया था कि यूकारी एक अच्छा इंसान है। और भावुक होकर यूकारी उसे गले लगा लेता है और दोबारा कन्फेस करता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में पिघल जाते हैं और मिसाकी इस पल को खोना नहीं चाहती और वो यूकारी से कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। और अब जब सब साफ हो चुका है वो उसके साथ कई चीजें शेयर करना चाहती है, शुरुआत उनके फर्स्ट किस से। और दोनों एक दूसरे को प्यारा किस शेयर करते हैं और जैसे ही किस गहरा होता है यूकारी का फोन बीप करता है और वो मोमेंट टूट जाता है। और यूकारी सोचता है कि मैसेज उसके पेरेंट्स का होगा लेकिन ये एक अजीब ग्लिच ईमेल होता है जिसमें उसका गवर्नमेंट असाइंड पार्टनर अनाउंस किया गया है। और वो मैसेज पढ़ता है और खुशी से देखता है कि उसमें थोड़ी देर के लिए मिसाकी का नाम चमकता है लेकिन तुरंत गायब हो जाता है। और कुछ ही पलों बाद 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल इचिगो और यूजिमा दोनों खुद यूकारी के पास आते हैं उसको ऑफिशियल पेयरिंग लेटर देने के लिए। और यूकारी उसे बेसब्री से खोलता है लेकिन उसमें किसी और लड़की का नाम देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। और वो ऑफिशियल्स को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अभी मैसेज में मिसाकी का नाम देखा था लेकिन इचिगो शांति से बताती है कि जो डॉक्यूमेंट वो दे रही है वही ऑफिशियल है। और जब ऑफिशियल ये कहते हैं कि अनाउंसमेंट हमेशा फेस टू फेस दी जाती हैं और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं तो यूकारी फिर से हार्ट ब्रोकन हो जाता है। और मिसाकी अपने दिल की बात कहती है कि वो खुश है कि कम से कम उसे अपने फीलिंग कन्फेस करने का मौका मिला और वो इस पल को हमेशा चेरिश करेगी। और यूकारी महसूस करता है कि उसके हाथ कांप रहे हैं और गुस्से में उसे लायर कहता है कि वो इतनी आसानी से गिव अप करना चाहती है लेकिन मिसाकी वहाँ से भाग जाती है ये कहते हुए कि वो इसे यही खत्म नहीं करेगी। और यूकारी उसके पीछे दौड़ता है ये मानने से इनकार करते हुए कि एक कागज का टुकड़ा उनकी किस्मत का फैसला नहीं करेगा। और वो उसे पकड़कर गले लगा लेता है जब उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और अगले दिन यूकारी के पेरेंट्स उसकी गवर्नमेंट असाइंड पार्टनर रीना से मिलने की तैयारी करते हैं लेकिन यूकारी को इससे कोई लेना देना नहीं और वो सीधा स्कूल चला जाता है।
और जब क्लास में सब लोग उसे देखते हैं तो माहौल अचानक चुप हो जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि आज उसे एब्सेंट होना चाहिए था। और यूकारी एडमिट करता है कि वो भाग गया क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता, और टीचर उसे पकड़कर क्लास में बंद कर देता है जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते। और वो इंतजार कर रहा होता है, तभी मिसाकी वहाँ पहुँचती है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर उससे बात करती है और वो पूछती है कि वो क्यों आया है। और यूकारी कहता है कि वो पिछली रात के बारे में बात करना चाहता है, और ये भी कि वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकता जिससे वो प्यार नहीं करता, खास तौर पर किसी ऐसे से जिससे वो कभी मिला भी नहीं। लेकिन मिसाकी उसे कोल्ड नजरों से शट डाउन कर देती है और वो कहती है कि पिछली रात जो हुआ उसे बस यादों की तरह रखना चाहिए और उस पर बार बार बात नहीं करनी चाहिए। और उसकी आंखें ठंडी और अनरीडेबल होती हैं। और जब वो कहती है कि अगर यूकारी इस पर क्लिंग करता रहा तो वो बस एक वर्डन बन जाएगी, और फिर वो पलटकर चली जाती है और कहती है जाओ अपनी बेबी मामा से मिलो। और इसके बाद यूकारी अनिच्छा से अरेंज मीटिंग पर पहुंचता है जहां उसके पेरेंट्स उसके होने वाले इन लॉज से मिलते हैं। और यूकारी अंदर कदम रखते ही निकलने का मन बनाता है, लेकिन जब उसकी नजर रीना पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है और वो उसकी उम्मीद से कई ज्यादा सुंदर निकलती है। और यूकारी का दिल इंस्टेंट फोल्ड हो जाता है और मीटिंग शुरू होती है और पेरेंट्स आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, लेकिन यूकारी का लैक ऑफ इंटरेस्ट साफ झलकता है जिससे रीना इरिटेट हो जाती है। और कुछ ही देर में रीना स्नैप कर देती है और वो खड़ी होकर कहती है कि यूकारी रूड है और बस वही एफर्ट कर रही है। और वो गुस्से में डिक्लेयर करती है कि उसे किसी बम जैसे लड़के से शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुस्से से बाहर निकल जाती है। और ये देखकर दोनों फैमिलीज पैनिक कर जाते हैं और यूकारी के फादर उसे जोर देकर कहते हैं कि जाकर रीना को वापस लाओ। और हल्का सा गिल्ट महसूस करते हुए यूकारी उसकी तलाश करता है और यूकारी उसे ढूंढते हुए फ्रूट एंड क्लोजेट तक पहुंचता है और वहाँ रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एक ऑकवर्ड पोजीशन में खींच लेती है, और वही पोज जिसके लिए मियां खलीफा फेमस है। लेकिन यूकारी जब उसकी आंखों में आंसू देखता है तो वो तुरंत पीछे हट जाता है और माफी मांगता है। और तभी रीना अपना दिल खोलती है और वो मानती है कि उसे डर लग रहा था क्योंकि वो यूकारी को जानती नहीं थी, और उसकी काउडली एटीट्यूड ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका पेयरिंग कभी काम नहीं करेगा। और यूकारी गहराई से झुककर फिर से माफी मांगता है और उसकी ईमानदारी देखकर रीना पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। और वो खुश होती है कि यूकारी आखिरकार अपनी बातें खुलकर कह रहा है, बजाय इसके कि चुप हो जाए जैसा पहले किया था। और इसी दौरान यूकारी कन्फेस करता है कि वो पहले से ही किसी और से प्यार करता है और उसी सुबह उस लड़की ने उसे रिजेक्ट भी कर दिया था जिससे वो टूट गया था। और ये कहते हुए यूकारी घबरा जाता है, समझते हुए कि अपनी फ्यूचर वाइफ से ये कहना कितना अजीब है। लेकिन रीना क्यूरियस हो जाती है और डिटेल पूछती है और यूकारी पूरी बिखरी लव स्टोरी बता देता है। लेकिन नाराज होने की बजाय रीना इंट्रिग्ड हो जाती है और वह जानना चाहती है कि आखिर यूकारी को मिसाकी से प्यार क्यों हुआ और क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है। और शाई होते हुए और ऑकवर्डली यूकारी कहता है कि उसने इतना आगे सोचा नहीं है और बस इतना जानता है कि जब वो मिसाकी के साथ होता है तो उसकी फीलिंग रियल लगती है और वो खुश रहता है। और रीना जिसने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया वो मोहित हो जाती है और वो सोचने लगती है कि असली प्यार क्या होता है। और यूकारी एक टीनेज लड़की की तरह कर्टन के पीछे उसकी बॉडी की आउटलाइन नोटिस करता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करता है और ध्यान हटाता है। और यूकारी की स्टोरी सुनकर रीना को शक होने लगता है कि मिसाकी शायद कुछ छुपा रही है और उसका अचानक बदला हुआ बिहेवियर सस्पिशियस लगता है। हालांकि ये सब यूकारी की बातें सुनकर एक अंदाजा था, फिर भी रीना इतनी इंटरेस्टेड हो जाती है कि वो यूकारी की मदद करने का फैसला करती है ताकि वो मिसाकी की असली फीलिंग जान सके। और धीरे धीरे दोनों अच्छे से मिले जुलने लगते हैं और यूकारी सजेस्ट करता है कि वो अपने पेरेंट्स के सामने हाथ पकड़कर बाहर निकले ताकि उनका रिश्ता कन्विंसिंग लगे। लेकिन अंदर ही अंदर यूकारी थोड़ा कन्फ्लिक्टेड महसूस करने लगता है। और अगले दिन यूकारी अपने दोस्तों को रीना की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसने उसे अपने स्कूल बुलाया है। और उसके दोस्त रीना की क्यूटनेस देखकर इम्प्रेस और जेलस हो जाते हैं। और तभी मिसाकी क्लासरूम में दाखिल होती है और नसाका उससे कैजुअली पूछता है कि क्या वो यूकारी के पार्टनर को देखना चाहती है। और ये सुनकर मिसाकी हैरान तो होती है, लेकिन कोल्डली जवाब देती है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और उस दोपहर यूकारी रीना के स्कूल पहुँचता है और जब यूकारी उसके बारे में पूछता है तो एक लड़की मजाक उड़ाते हुए उसे टेप बम कहकर बुलाती है और बताती है कि वो इन्फर्मरी में है। और वहाँ यूकारी को रीना सोते हुए मिलती है और रीना कहती है कि अब आराम करने के बाद उसे बेहतर लग रहा है। और फिर वो यूकारी से कहती है कि वो बाहर वेट करे जब तक कि वो कपड़े बदल ले। लेकिन जैसे ही यूकारी उसके निकनेम टेप बम का जिक्र करता है, रीना घबराहट में कर्टन खोल देती है और वो भूल जाती है कि वो अभी अपने पिंकी डिंकी में है। और वो घबराकर पूछती है कि यूकारी ने यह नाम कहाँ पर सुना। और फिर रीना अपने पास्ट के बारे में बताती है। उसका बचपन ज़्यादातर हॉस्पिटल में बीता और वो बहुत देर से वापस स्कूल लौटी और तब तक बाकी लड़कियां पहले से अपने फ्रेंड्स ग्रुप बना चुकी थी जिससे वो अकेली रह गई। और बहुत कोशिशों के बावजूद उसकी ब्लंट पर्सनैलिटी उन गॉसिप करने वाली लड़कियों से क्लैश कर गई और वो किसी भी ग्रुप में फिट नहीं हो पाई। और यूकारी उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो स्मार्ट है और धीरे धीरे उसे असली दोस्त मिलेंगे। लेकिन रीना कहती है कि उसे फेक फ्रेंड नहीं चाहिए और इसी वजह से लोग उससे दूरी बनाते हैं और उसे टेप बम बुलाते हैं। और यूकारी मानता है कि वो पूरी तरह से नहीं समझ पाता, लेकिन उसे एहसास होता है कि रीना सोशल स्किल्स में स्ट्रगल करती है
और फेक्स फीलिंग नहीं दिखा पाती और शर्म से लाल होकर रीना उसे पेट में एक पंच कर देती है। और इसके बावजूद यूकारी कहता है कि उसका इतना ओपन बुक होना उसके लिए एक रिलीव है, क्योंकि इससे उसके जैसे ऑकवर्ड इंसान के लिए उसके साथ बात करना आसान हो जाता है। और यूकारी समझ जाता है कि उसने ज्यादा बोल दिया, लेकिन रीना उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो कहता है कि उसे उसके साथ बात करना आसान है। और जिस पर रीना जवाब देती है कि वो इसीलिए क्योंकि यूकारी उसका फ्रेंड नहीं है। और ये सुनकर यूकारी हैरान रह जाता है और उसके मन में और सवाल उठ जाते हैं। और तभी रीना को एहसास होता है कि वो अभी भी किस हालत में है। और यूकारी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर भी रीना उसे एक जोरदार चमाट मारती है। और बाद में रीना को याद आता है कि उसने यूकारी को बुलाने का असली रीजन क्या था और वो मिसाकी के साथ उसकी स्टोरी और सुनना चाहती थी। और जैसे ही दोनों स्कूल गेट के पास पहुंचते हैं, उन्हें मिसाकी रास्ते से गुजरती हुई दिखाई देती है और बिना हिचकिचाए रीना आगे बढ़ती है और खुद को यूकारी की गवर्नमेंट एसएन बेबी मामा कहकर इंट्रोड्यूस करती है। और फिर दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगती हैं, जबकि यूकारी पीछे छुपकर सुनता है। और रीना कहती है कि वो उनके बीच नहीं आना चाहती और यूकारी का मिसाकी के साथ रहना सपोर्ट करती है। और वो सच में जानना चाहती है कि मिसाकी के दिल में यूकारी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। और शुरुआत में मिसाकी चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुलती है और बताती है कि उसे यूकारी के बाल पसंद है और उसके शोल्डर पसंद है। और ये भी कि भले ही वो शाई है, लेकिन वो इनिशिएटिव लेता है। और रीना ये सब डिटेल सुनकर हैरान रह जाती है और अब उसे समझ आता है कि मिसाकी सच में यूकारी को पसंद करती है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहती है कि आखिर यूकारी इतना खास क्यों है। और इसीलिए वो सीधे मिसाकी से पूछती है और मिसाकी बिना रोके यूकारी के बारे में बताती जाती है कि उसे क्यों पसंद है। और दूसरी तरफ से यूकारी सब सुन रहा होता है और सोचता है कि क्या मिसाकी भी उसके बारे में उतना ही सोचती है जितना वो उसके बारे में सोचता है। और बाद में जब दोनों लड़कियां अलग होने लगती है तो मिसाकी खुशी जताती है कि उसे रीना से मिलकर अच्छा लगा और वो फिर से हैंग आउट करना चाहती है। और जब यूकारी रीना के पास पहुंचता है तो उसे आंसुओं में देखता है और रीना कहती है कि उसे खुशी है कि उसने अपनी पहली रियल फ्रेंड बनाई है और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि उसके पास सच्चा दोस्त है। और उसका दिल तेज धड़कने लगता है और वो सोचती है कि क्या ये अजीब सा नया एहसास प्यार हो सकता है। और यूकारी जल्दी से उसे समझाता है कि जब तुम प्यार में होते हो तो तुम्हें उस इंसान को किस करने की इच्छा होती है और जब तुम किस करते हो तो लगता है कि तुम फट जाओगे। और तभी रीना को एहसास होता है कि यूकारी और मिसाकी पहले ही किस कर चुके हैं, लेकिन गुस्सा होने के बजाय वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि यूकारी को मिसाकी को फिर से किस करना चाहिए। और अगले दिन नसाका उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि क्या यूकारी और रीना का रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन यूकारी धीरे से कहता है कि बात वो नहीं है, कुछ और है। और फिर वो बताता है कि रीना ने वीकेंड पर उसे अपने घर बुलाया है और नसाका मजाक करता है कि शायद रीना ने उसे किसी स्टीमी विजिट के लिए बुला रही है। और यूकारी जल्दी से मना कर देता है और कहता है कि रीना तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। और फिर नसाका हैरानी जताता है और कहता है कि यूकारी सच में बहुत हिम्मती है जो अकेले रीना के ऑल गर्ल्स स्कूल में चला गया। और उसे ये बात उस दिन की याद दिलाती है जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी और तब नसाका को बुली किया जा रहा था। और जब यूकारी वहाँ पहुंचा, लेकिन टीचर को बुलाने के बजाय और सबको शॉक करते हुए उसने 911 पर कॉल कर दिया। और नसाका हंसकर कहता है कि यूकारी हमेशा अपनी पॉकेट में 911 लेकर घूमता है और इसीलिए वो कहीं भी घुस जाता है। और यूकारी समझ नहीं पाता कि यह कॉम्प्लीमेंट है या उसे बेवकूफ़ कहकर रोस्ट किया जा रहा है। और ये सब होने के बाद यूकारी के बर्थडे को 1 हफ्ता हो चुका होता है उसका पहला किस और मिसाकी को कन्फेस करे हुए। लेकिन यूकारी सोचता है कि उस दिन के बाद से मिसाकी उससे बचने क्यों लगी। और वीकेंड पर यूकारी रीना के घर जाता है और लेट होने के लिए रीना आग बबूला हो जाती है, लेकिन उसकी मदर कहती है कि रीना ओवर रिएक्ट कर रही है। और उसे डांटने के बाद रीना यूकारी को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पहले से ही मिसाकी बैठी होती है। और यूकारी और मिसाकी दोनों ही ये जानकर हैरान जाते हैं क्योंकि ये सब रीना के प्लान का हिस्सा था। और मिसाकी ऑकवर्ड महसूस करती है और पूछती है कि क्या वो जा सकती है, लेकिन रीना ब्लंटली कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी और यूकारी के बीच कुछ रोमांटिक नहीं है और वो डेटिंग तो दूर शादी भी नहीं करने वाले। और ये सुनकर मिसाकी रुकने के लिए मान जाती है और रीना बहुत खुश होती है और दोनों लड़कियां घंटों तक बातें करती हैं, जबकि यूकारी बैकग्राउंड में किसी एनपीसी की तरह गायब हो जाता है। और जब आखिरकार वो बोलता है तो दोनों लड़कियों को याद आता है कि वो भी मौजूद है। और तभी रीना डेड पेन एक्सप्रेशन के साथ यूकारी से कहती है कि वो मिसाकी को किस करे। और ये साफ रिक्वेस्ट सुनकर यूकारी शॉक हो जाता है और मिसाकी भी प्राइवेट टाइम लेने के बहाने बाहर चली जाती है। और यूकारी तुरंत प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि रीना को मिसाकी के फीलिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रीना इंसिस्ट करती है कि अच्छा मौका है और वो बस मदद करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच मिसाकी वापस आती है और सबको चौंकाते हुए वो कहती है कि वो खुद इस किस को चाहती है। और रीना और यूकारी दोनों स्टन रह जाते हैं और रीना उन्हें रीश्योर करती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और यूकारी शौक से लगभग गिरने वाला होता है और तभी मिसाकी पहल करती है और यूकारी को दोबारा किस करने का मौका देती है और वो नाजुक भाव से उसके पास आती है, लेकिन आखिरी पल में यूकारी डरकर पीछे हट जाता है। और मिसाकी हंस देती है और उसे क्यूट कहती है, लेकिन दोनों नोटिस करते हैं कि रीना की फीडबैक अजीब है और मिसाकी जाने के लिए उठती है
और दरवाजे पर रुककर रीना से कहती है कि वो किसके बारे में सच में कैसा महसूस कर रही है, और रीना कोई जवाब नहीं देती। और तभी मिसाकी कहती है कि वो चाहती है कि कभी रीना भी यूकारी से प्यार कर बैठे, और अगर वो कोशिश करे तो ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। और जाने से पहले मिसाकी दोबारा पूछती है कि क्या रीना को किससे फर्क पड़ा, और रीना जल्दी से मना कर देती है, लेकिन मिसाकी मुस्कुरा देती है और कहती है कि फ्यूचर में पड़ेगा। और मिसाकी की क्रिप्टिक बातों से कंफ्यूज होकर रीना भागकर अपने कमरे में आती है और यूकारी से कहती है कि वो मिसाकी को दिन में एक बार किस करे। और बाद में जब रीना यूकारी को सबवे स्टेशन पर छोड़ने जाती है तो यूकारी हिम्मत करके पूछता है कि रीना ने उससे रोज किस करने की रिक्वेस्ट क्यों की थी, और रीना सिंपली जवाब देती है कि उसके पास कोई रीजन नहीं है। और यूकारी चुप हो जाता है और समझ नहीं पाता कि कैसे रिएक्ट करे। और तभी रास्ते में उनकी मुलाकात नसाका से होती है और वो रीना को ऊपर से नीचे तक देखकर यूकारी से पूछता है कि ये कौन है। और जब उसे पता चलता है तो वो कैजुअली अंदाज लगा लेता है कि रीना अब तक वर्जिन है, और उसे एहसास भी नहीं होता कि उसने उसे इंसल्ट कर दिया है। जबकि नसाका बिना परवाह किए वहाँ से चला जाता है और रीना उसके एटीट्यूड से तुरंत नफरत करने लगती है। और अगले दिन जिम क्लास के बाद सब गर्मी से थके हुए हैं और नसाका जो अभी भी क्लास का सबसे हैंडसम लड़का है वो लड़कियों की आवाज़ों को इग्नोर कर देता है और कहता है कि सब कुछ रुक जाएगा जब उसे अपना पार्टनर पेयरिंग अनाउंसमेंट मिल जाएगा। और यूकारी की सोचें भटक जाती है और वो सोचता है कि बड़े फेमस लोग भी इस तरह के अरेंजमेंट में फंस जाते हैं। और तभी मिसाकी वहाँ से गुजरती है और यूकारी उसकी खूबसूरती में खो जाता है। और भले ही मिसाकी अपने प्रीसियस संतरे छुपाने की कोशिश करती है और यूकारी फिर भी पहचान लेता है, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब मिसाकी और नसाका एक दूसरे के पास से गुजरते हैं और उनकी नज़रों का अजीब सा आदान प्रदान यूकारी को सस्पिशियस बना देता है। और वो सोचता है कि कहीं इनके बीच कुछ चल तो नहीं रहा। और क्लास के लिए कपड़े चेंज करते समय यूकारी इतना डिस्ट्रैक्टेड होता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि टेकेडा उसे अकेला छोड़कर चला गया। और अकेले रह जाने पर यूकारी क्लासरूम की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में मिसाकी उसे रोक लेती है और स्कूल के एक सिक्योरिटी स्पॉट पर ले जाती है। और वो पूछती है कि रीना ने कल क्या कहा था और क्या वो उसके बारे में थी। और यूकारी कहता है कि रीना ने कुछ बुरा नहीं कहा, बस यही कि वो चाहती है कि यूकारी मिसाकी को रोज किस करे। और ये सुनकर मिसाकी स्टन रह जाती है और वो सोचती है कि रीना अब भी अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही। और तभी यूकारी को किसी टीचर के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो झट से मिसाकी को एक पिलर के पीछे खींच लेता है। और जिम क्लास से ताज़ा लौटे होने की वजह से दोनों एक दूसरे के सेंट महसूस करते हैं और दूर जाने की बजाय मिसाकी झुककर उसे किस कर लेती है। और यूकारी जो ऑकवर्ड और बेढंगे लुक्स वाला लड़का है वो यकीन नहीं कर पाता कि उसने कैसे क्लास की सबसे सुंदर लड़की को चार्म कर लिया और उसे अपने लिए दीवाना बना दिया। लेकिन ठीक उसी पल नसाका चुपचाप एक खाली कमरे से बाहर निकलता है और उन्हें किस करते हुए देख लेता है। और बाद में स्कूल खत्म होने के बाद नसाका शांत एक्ट करता है और हमेशा की तरह कूल बने हुए। और यूकारी अभी भी कंफ्यूज है और नसाका से अकेले में बात करना चाहता है। और नसाका कहता है कि उसकी एक मीटिंग है, लेकिन यूकारी कह देता है कि वो इंतजार करेगा। और कई घंटे बाद जब नसाका वापस आता है तो रास्ते में कुछ लड़कियों के पास से गुजरता है और उनमें मिसाकी भी होती है। और मिसाकी की तीखी नज़र को नज़रअंदाज करते हुए वो यूकारी के पास पहुंचता है और वहाँ उसे यूकारी सोता हुआ मिलता है, वो भी एक अजीब से अनकंफर्टेबल पोजीशन में। और खाली क्लासरूम में अकेलेपन का फायदा उठाते हुए नसाका अपनी असली फीलिंग का थोड़ा सा इजहार करता है और सोते हुए यूकारी को किस कर देता है। Why are you gay? पर वो नहीं चाहता कि यूकारी को इस बात का पता चले। और जब यूकारी उठता है तो नसाका कैजुअली पूछता है कि उसे क्या बात करनी थी। और यूकारी झिझकते हुए ऑकवर्डली पूछता है कि क्या नसाका को क्लास में कोई पसंद है। और नसाका इसे हल्के में टाल देता है और कहता है कि उसे कोई पसंद नहीं और ये सवाल टाइम वेस्ट है, लेकिन अंदर से वो अपने सच्चे फीलिंग छुपा लेता है। और उस रात फैमिली डिनर पर रीना को भी बुलाया गया है और अचानक यूकारी की मदर पूछ लेती है कि क्या उसने और रीना ने अब तक किस किया है। और ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं और यूकारी की मदर यहाँ तक कह देती है कि उसने और यूकारी के पापा ने तो जल्द ही थर्ड बेस तक कर लिया था और उसे प्रैक्टिस बताया। और इससे रीना और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है और रीना मासूमियत से पूछती है कि आखिर कपल किस क्यों करते हैं। और यूकारी के पेरेंट्स जवाब देते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और रीना जो अभी समझ नहीं पाती कि लव असल में क्या होता है और वो और भी उलझन में पड़ जाती है। और बाद में दोनों यूकारी के रूम में आराम करने जाते हैं और जाते हुए यूकारी उसका हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर रीना के मन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है क्योंकि उसे पता है कि मिसाकी यूकारी से प्यार करती है। और जब रीना उसके कमरे में पहुंचती है तो उसे कमरे की गंदगी देखकर शौक लगता है और वो सफाई शुरू कर देती है। और साफ करते करते उसे यूकारी का पुराना फोटो बुक मिल जाता है और उसमें मिसाकी की फोटोज देखकर रीना बहुत एक्साइटेड हो जाती है। और जब उसे मिसाकी की यंगर वर्जन की फोटो मिलती है तो वो खुश हो जाती है। और आखिर में उसे एक फोटो मिलती है जिसमें यंग यूकारी टेकीडा और एक और दोस्त के साथ खड़ा है। और रीना मजाक में कहती है कि यूकारी पहले भी उतना प्लेन दिखता था जैसा अब है, लेकिन यूकारी को परवाह नहीं होती कि उसके लिए मायने ये रखता है कि उस फोटो में मिसाकी पीछे खड़ी है। और क्यूरियस होकर रीना पूछती है कि यूकारी को मिसाकी से पहली बार कब प्यार हुआ और क्या वो इरेजर मोमेंट था या उससे पहले। और अचानक पकड़े जाने पर यूकारी ब्लश करता है, लेकिन फिर सोचने लगता है और वो तय करता है कि उसे उससे पहले ही प्यार हो चुका था, लेकिन इरेजर वाला मोमेंट वो वक्त था
जब उसने वही अपनी फीलिंग कंफर्म कर दी। और उसके बाद से स्कूल का हर दिन यूकारी के लिए एक्साइटिंग बन जाता है क्योंकि मिसाकी वही होती है और धीरे धीरे वो उसकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट इंसान बन जाती है। और यूकारी का होपलेस रोमांटिक अंदाज सुनकर रीना फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन तभी यूकारी पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस की है, और ज़रूरी नहीं कि वो लव हो, पर कुछ ऐसा जो दिल की धड़कनें तेज कर दे। और रीना याद करती है कि जब वो सालों पहले अभी हॉस्पिटल में थी तो एक डॉक्टर ने उसे बच्चों वाले पुतले दिखाए थे जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। और क्योंकि वो बच्चों का हॉस्पिटल था, वहाँ पेरेंट्स वाले पुतले नहीं थे और उन्हें देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, ये सोचकर कि उनकी भी किस्मत वही है पेरेंट्स से अलग होना। और यूकारी उसकी बात गंभीरता से सुनता है, लेकिन फिर मजाक में कहता है कि ये चेरिश करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का किंक है। और बात खत्म होने के बाद रीना को डील याद आती है कि यूकारी को रोज़ मिसाकी को किस करना है, और ये समझे बिना वो पूछ लेती है कि क्या आज यूकारी ने ये किया। और यूकारी थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन मान लेता है कि हाँ उसने किया। और रीना ये सुनकर कहती है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं, और वो यूकारी और मिसाकी को साथ देखना सपोर्ट करती है। लेकिन उसके कन्फ्लिक्टेड एक्सप्रेशन कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। और अचानक रीना यूकारी की छाती पर गिर पड़ती है और दोनों झटके से अलग हो जाते हैं। और तभी माहौल बदल जाता है क्योंकि दो गवर्नमेंट ऑफिशियल इचिगो और यूजिमा पेयरिंग अनाउंसमेंट के एक हफ्ते बाद फॉलो अप इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। और इचिगो उनको समझाती है कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी कैसे बचपन से ही फिजिकल और साइकोलॉजिकल एग्जाम के जरिए टेस्ट की जाती हैं। और मैचेस कभी लुक्स पर बेस्ड नहीं होते क्योंकि अट्रैक्शन टू अपीयरेंस सिर्फ लस्ट ड्रिवन होते हैं, और लस्ट अक्सर फेल्ड मैरिज की वजह बनती है। और इस सिस्टम का मतलब लॉन्ग लस्टिंग लव है। और बाद में इचिगो उनकी राय पूछती है और यूकारी कहता है कि उसे अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन रीना जो ज़्यादा एनालिटिकल है सिस्टम को समझती है और इसके एक्चुअल पर्पस पर क्लैरिटी चाहती है। और इचिगो सीधे जवाब देने से बचती है और टॉपिक बदलते हुए कहती है कि यूकारी और रीना साथ में अच्छे लगते हैं। और फिर वो ब्लंट होकर पूछ पड़ती है कि क्या उन्होंने अब तक किस किया है। और यहाँ तक ये कहती है कि ज़्यादातर पेयर कपल 1 महीने के अंदर बम्पिंग बेलिस तक शुरू कर देते हैं। और ये सुनकर रीना शॉक और एम्बेरसमेंट में तुरंत मना कर देती है। और इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते, यूकारी और रीना इचिजू और यूजिमा को बाहर तक छोड़ते हैं। और जाते जाते अचानक इचिजू यूकारी से पूछती है कि ताकासाकी रेजिडेंट कहाँ हैं। और यूकारी चौंक कर पूछता है कि आप मिसाकी की बात कर रहे हैं। और वो सिर हिला देते हैं और यूकारी उनको रास्ता बता देता है। और रीना सोचती है कि शायद ये मिसाकी की पेयरिंग अनाउंसमेंट से जुड़ा होगा, लेकिन इचिजू साफ कह देती है कि ये क्लासिफाइड है और चली जाती है। और अब ये सोचकर कि मिसाकी की भी किसी और के साथ जोड़ी बनने वाली है, यूकारी पूरी तरह टूट जाता है और उसे लगता है कि अब कोई और उसके सपनों की जिंदगी जी लेगा। और तभी रीना उसे होश में लाती है और कहती है कि शायद इचिगो मिसाकी के किसी और फैमिली मेंबर से मिलने गई हो, लेकिन यूकारी कहता है कि मिसाकी के कोई सिबलिंग नहीं है तो पक्का वही है। और रीना यूकारी की इतनी आसानी से हार मानने की आदत पर अनॉयड हो जाती है और वो कहती है क्या तुम्हारा मिसाकी के लिए प्यार इतना कमजोर है, और अगर तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो मैं ऐसे इंसान को सपोर्ट नहीं करूंगी, बल्कि मैं इससे निराश रहूंगी। और रीना की बातों से मोटिवेटेड होकर यूकारी से शुक्रिया कहता है और माफी भी मांगता है कि वो अपनी पार्टनर होते हुए भी उससे दूसरी लड़की को पाने में मदद करवा रहा है। लेकिन रीना कहती है कि ये मिसाकी के खुशी के लिए भी है, क्योंकि वो चाहती है कि मिसाकी भी खुश रहे। और इसी बीच यूकारी की मदर आ जाती है और रीना को याद दिलाती है कि वो अपनी मदर से पूछे, क्योंकि सब मिलकर कैंपिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बाद में यूकारी रीना को घर तक छोड़ने निकलता है और सबवे के रास्ते में रीना उसे याद दिलाती है कि मिसाकी से पूछे कि इचिगो और इजुमा उसके घर क्यों आए थे। और ये भी कहती है कि उसे अभी मिसाकी को किस करना है। और यूकारी झुंझुलाकर कहता है कि वो अब और मिसाकी को किस नहीं करना चाहता और उसे ये रिक्वेस्ट अननेचुरल लगती है। लेकिन रीना डिसएग्रीमेंट में कहती है कि असली अननेचुरल ये है कि किसी को अपनी मोहब्बत को किस करने की इजाज़त ना हो। और अगले दिन यूकारी मिसाकी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे दिन उसे कोई मौका ही नहीं मिलता। और आखिर में जब टीचर पैम्पलेट्स बनाने के लिए वॉलंटियर्स मांगते हैं तो मिसाकी को चुना जाता है, लेकिन उसका पार्टनर एब्सेंट होता है। और इस मौके को देखते ही यूकारी वॉलंटियर कर देता है। और स्कूल के बाद जब वो पेपर लेकर निकलता है तो यूकारी देखता है कि मिसाकी बाहर नसाका से बात कर रही है। और ये देखकर उसके दिल में क्यूरियोसिटी और जेलेसी दोनों उठती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि पूछे कि क्या बात हो रही थी। और फिर पैम्पलेट बनाने के दौरान यूकारी इचिजू और यूजिमा के आने का जिक्र करता है और मिसाकी कंफर्म करती है कि वो आए थे, लेकिन पेयरिंग को लेकर नहीं। और जब यूकारी पूछता है कि वो क्यों आए थे तो मिसाकी जवाब देने से बचती है और उल्टा पूछती है कि वो उसके घर क्यों आई थी। और यूकारी बताता है कि वो पेयरिंग सिस्टम के इंटरव्यू के लिए आए थे। और पैम्पलेट बनाते हुए मिसाकी सोचती है उनके जवाबों के बारे में। और यूकारी कहता है कि वो अब तक अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और मिसाकी कहती है कि रीना यूकारी के लिए एक अच्छा मैच है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। और रीना ज़्यादा डिटरमिनेट भी लगती है। और यूकारी मान लेता है कि जब उसने सुना कि इचिजू और इजुमा मिसाकी से मिलने गए थे तो उसका दिल टूट गया था, लेकिन रीना ने उसे हिम्मत दी और हार ना मानने को कहा। और मिसाकी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पेयरिंग का अनाउंसमेंट उसके लिए आ भी जाए, क्योंकि यूकारी हमेशा उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसी पल जब दोनों अकेले होते हैं
मिसाकी खुद आगे बढ़कर उसे फिर से किस करती है और बाद में स्कूल के बाद मिसाकी अपनी दोस्त सू से छुप के मिलने जाती है और सू उसकी हालत देखकर ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और मिसाकी कन्फेस करती है कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है, यहाँ तक कि उसे झूठ बोलना पड़े। लेकिन वो ये भी मानती है कि वो अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती और उस रात यूकारी के घर पर रीना उसे कॉल करती है और पूछती है कि कोई अपडेट है क्या। और यूकारी राहत की सांस लेकर बताता है कि मिसाकी को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। और फिर रीना बताती है कि उसने आने वाले कैंपिंग ट्रिप के लिए मिसाकी को इनवाइट कर लिया है। और ये सुनकर यूकारी पैनिक करने लगता है ऑकवर्डनेस से बचने के लिए। और अगले दिन यूकारी नसाका को इनवाइट करता है, लेकिन नसाका तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे मच्छरों से नफरत है और उसे कैंपिंग स्किल भी नहीं आते। और यूकारी बार बार रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार सब नसाका उसे चुप कराने के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ही यूकारी बताता है कि रीना और मिसाकी भी आ रहे हैं तो नसाका एकदम स्टन रह जाता है। और अब कैंपिंग ट्रिप का दिन आ जाता है और यूकारी के पेरेंट्स पहले ही सारी सप्लाई लेकर गाड़ी से निकल जाते हैं, जबकि बाकी ग्रुप ट्रेन से जाते हैं। और सबसे पहले मिसाकी पहुंचती है, फिर रीना और यूकारी। लेकिन जब सब देखते हैं कि नसाका भी उनके साथ है तो मिसाकी और रीना सरप्राइज हो जाते हैं। और रीना देर न करते हुए नसाका को याद दिलाती है कि उसने पिछली बार उसकी प्राइड तोड़ी थी। और मिसाकी भी उसे देखकर खास खुश नहीं लगती और ट्रेन राइड काफी ऑकवर्ड और चुपचाप होती है और टेंशन हवा में तैर रही होती है। और तभी रीना साइलेंस तोड़ते हुए कहती है माहौल वाकई ही बहुत ऑकवर्ड है। और नसाका आईब्रो उठाकर कहता है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही बेवकूफ रहती है। और यूकारी हंसकर कहता है कि रीना बस क्यूरियस है। और फिर यूकारी उस बातचीत का जिक्र करता है जो उसने पहले नसाका और मिसाकी के बीच देखी थी, लेकिन निसाका उसे टाल देता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं था। और ये बात यूकारी को और भी यकीन दिला देता है कि कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। और उसे लगता है कि नसाका को मिसाकी पसंद है। और कैंप साइट पर यूकारी की मदर उसे और नसाका को लंच बनाने में मदद करने को कहती है, जबकि लड़कियां आसपास एक्सप्लोर करने निकल जाती हैं। और यूकारी सोचता है कि नसाका एक स्टाइलिश प्रिटी बॉय है तो जरूर अच्छा कुक होगा, लेकिन उसकी ये इल्यूजन तुरंत टूट जाती है क्योंकि नसाका एकदम बेवकूफ सैंडविच निकलता है और वो ठीक से मीट काट भी नहीं पाता और तो और आलू को साबुन से धोने लगता है। और आखिरकार यूकारी ही पूरा खाना बना देता है, जबकि नसाका बस बेबस होकर देखता रह जाता है। और फिर भी उसकी मदर ये मान लेती है कि खाना नसाका ने बनाया है। और लंच के बाद यूकारी नदी की ओर लड़कियों को ढूंढने निकलता है और वहाँ उसे एक अनएक्सपेक्टेड फैन सर्विस देखने को मिल जाता है। और वो चुपके से एक पत्थर के पीछे छुपकर उनको देखने लगता है। और तभी मिसाकी उसे देख लेती है और रीना उसे देखकर पूछ लेती है कि वो कर क्या रहा है। और लाल चेहरे वाला यूकारी हकलाते हुए कह देता है कि लंच रेडी है। और रीना उसे पानी में ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन तभी वो फिसल जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। और यूकारी उसे गोद में उठाकर कैंप तक ले जाता है और उस पल दोनों के बीच का माहौल ऑकवर्ड और चार्ज हो जाता है। और रीना का चेहरा गुलाबी हो जाता है और वो हल्की खुश करने वाली आवाजें निकालती है, जिससे यूकारी जूनियर तुरंत अटेंशन में खड़ा हो जाता है। लेकिन कैंप पहुंचने के बाद रीना अचानक भाग जाती है अपने पैर के मोच को पूरी तरह भूलकर। और मिसाकी चुपचाप सब देखती रहती है। और तभी नसाका उसके पास आकर कैजुअली पूछता है कि वो ट्रिप पर आने के लिए मानी ही क्यों। और मिसाकी मुस्कुराकर कहती है कि बस इसीलिए क्योंकि रीना इसे लेकर इतनी खुश लग रही थी। और दोनों के बीच बातचीत पहले से ज्यादा नेचुरल हो जाती है। और दूर से ये देखकर यूकारी को और भी ज्यादा शक होने लगता है कि नसाका कुछ छुपा रहा है। और अब कैंप पर रीना के फादर उसके पैर पर बर्फ रखते हैं और यूकारी को पता चलता है कि वो एक वेट हैं और उसे कूल कहता है। और फिर रीना के फादर यूकारी से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। और यूकारी अपने फैसिनेशन के बारे में बताता है, पुराने टूम जिसमें लिखावट के पहले के जमाने की कहानियां छुपी होती हैं। और वो हमेशा सोचता है कि ये टूम्स किसके थे। और रीना अचानक यूकारी की इस थॉटफुल साइड से चौंक जाती है और मिसाकी चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनती रहती है। और उस रात दोनों फादर सो जाते हैं, लेकिन यूकारी और नसाका अभी जाग रहे होते हैं। और यूकारी सोचता है कि लड़कियां क्या कर रही होंगी और नसाका बस हल्के से कह देता है ये लड़कियों वाली बात है। और फिर भी शक में डूबा यूकारी और थोड़ा दबाव डालता है और करीब आकर पूछता है कि क्या नसाका कुछ छुपा रहा है। और नसाका एकदम फ्रीज हो जाता है, सोचते हुए कि कहीं यूकारी ने उसके पिकल लविंग सीक्रेट तो पकड़ नहीं ली। और वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी रीना बीच में आकर कूद पड़ती है और वो दोनों को चैलेंज करती है करेज टेस्ट का। और जंगल में जहाँ पेयरिंग होती है रीना और निसाका की, जबकि यूकारी जाता है मिसाकी के साथ। और चलते वक्त नसाका कैजुअली रीना से पूछता है कि क्या वो उसे नापसंद करती है क्योंकि उसने उसकी वर्जिनिटी का जिक्र किया था। और रीना कहती है कि हाँ, ये भी एक कारण है। और नसाका हंसते हुए कहता है कि अगर यूकारी किसी ऐसी लड़की के साथ फंस गया तो उसकी खैर नहीं। और रीना तुरंत यूकारी को डिफेंड करती है और बोलती है कि हाँ, उसका दिमाग कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन वो बहुत काइंड है और किसी को चोट नहीं पहुंचाता। और रीना की नज़र में ये रेयर क्वालिटी है। और फिर रीना मान लेती है कि वो चाहती है कि यूकारी और मिसाकी साथ हो जाएं, लेकिन नसाका उसे तुरंत रोक देता है और चेतावनी देता है कि शायद वो दोनों की जिंदगी और मुश्किल बना रही है। और दूसरी तरफ यूकारी और मिसाकी चुपचाप चलते हैं और दोनों को पता है कि ये सब रीना की ही आइडिया थी, लेकिन मिसाकी को कोई दिक्कत नहीं। और वो कहती है कि अंधेरा है, उसका हाथ पकड़ ले। और फिर वो बात छेड़ती है अगर गिरने और चोट खाने वाली वो होती तो क्या यूकारी उसे उठाकर ले जाता। और बिना सोचे यूकारी जोर से कह देता है हाँ बिल्कुल। और मिसाकी और कुछ कहने ही वाली होती है कि
तभी एक फायरफ्लाई उड़ता हुआ आता है और मिसाकी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो इसे फॉलो करते हैं, और दोनों गहराई में चले जाते हैं। लेकिन अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ते हैं और यूकारी सीधे मिसाकी के ऊपर आ गिरता है और गलती से एक फैन सर्विस मूवमेंट बन जाता है और वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाकी उसके गले में हाथ डालकर उसे रोक लेती है और उसकी आंखें नरम और लॉगिंग से भरी हुई होती हैं, जैसे वो नहीं चाहती कि यूकारी का शरीर उससे दूर जाए। और उधर दूसरी तरफ रीना अपने मैच मेकिंग को डिफेंड करती है और कहती है कि वो बस यूकारी और मिसाकी को खुश देखना चाहती है, लेकिन नसाका उसे कठोर रियलिटी दिखाता है और वो पूछता है कि अगर सच में यूकारी ने मिसाकी को चुन लिया तो तुम्हारा क्या होगा। और वो कहता है कि तब तुम्हें किसी और अजनबी आदमी से शादी करनी पड़ेगी जो शायद यूकारी से कई ज्यादा बुरा निकले। और वो ये भी कहता है कि अगर तुमने गवर्नमेंट मैच को रिजेक्ट कर दिया तो उसका रिकॉर्ड यूकारी के नाम पर जाएगा और उसका फ्यूचर खराब हो सकता है और कॉलेज एप्लीकेशंस और जॉब प्रोस्पेक्ट सब मुश्किल हो जाएंगे, जिससे उसका ड्रीम जॉब प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा। और रीना ये सुनकर एकदम स्टन रह जाती है क्योंकि उसने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था। और दोनों चुप हो जाते हैं जब तक कि एक और फायरफ्लाई उनके सामने नहीं आ जाता और वो उसे फॉलो करते हैं और पहुंचते हैं जहां पर यूकारी और मिसाकी अब भी एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं। और नसाका तुरंत सिचुएशन समझ जाता है, जबकि रीना अभी भी बेखबर रहती है और कहती है कि वो भी नीचे जाना चाहती है और अब चारों लोग गड्ढे में फंसे हुए हैं। और जब रीना रास्ता दिखाते हुए सबको बाहर निकालती है तो नसाका मजाक में यूकारी को चिढ़ाता है कि उसने तो प्लॉट जैकपॉट मार लिया, और यूकारी तुरंत मना कर देता है। और वापस लौटते वक्त उनको और फायरफ्लाइज दिखती हैं जो उन्हें एक चमकते हुए रिवर तक ले जाती हैं और सबके कदम एकदम धीमे हो जाते हैं और माहौल एकदम शांत और सब बस उस नज़ारे को देखते रहते हैं। और नसाका फिर भी शिकायत करता है कि आखिरकार ये तो बस कीड़े हैं, जिस पर यूकारी उसे टीज करता है और रीना उस ग्लो को और चमकते देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। और मिसाकी उससे पूछती है कि क्या वो डर रही है और रीना धीरे से सिर हिलाकर कहती है कि नहीं, बल्कि ये उसकी पहली बार है फायरफ्लाइज देखने की। और यूकारी कैजुअली बताता है कि फायरफ्लाइज बस पानी पीते हैं और एक बार अंडे देते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन भले ही उनकी जिंदगी छोटी और ट्रेजिक होती है। और मिसाकी जोड़ती है कि उनकी लाइफ दरअसल उनका आखिरी एफर्ट होता है प्यार ढूंढने का, और माहौल एकदम नरम और सपने जैसा हो जाता है और चारों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये सोचते हैं कि आखिर लव सच में क्या होता है। और 2 दिन बाद शहर में मिसाकी अपनी रास्ता लेती है और नसाका दूसरी तरफ जाता है और यूकारी उसके साथ थोड़ा चलता है ताकि बात कर सके। और यूकारी माफी मांगता है सोचते हुए कि नसाका को ट्रिप पसंद नहीं आई, और नसाका कैजुअली श्रग कर देता है और कहता है कि मजा आया, लेकिन अचानक माफी मांगता है और यूकारी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि किसके लिए। और वो हिंट करता है कि शायद वो इस सीक्रेट से जुड़ा है जिसे मिसाका छुपा रहा है, लेकिन नसाका कोई जवाब नहीं देता और बस चलता रहता है। और यूकारी का शक और गहरा हो जाता है और बाद में यूकारी रीना से मिलता है और वो तुरंत नोटिस करती है कि उसके मूड में कुछ गड़बड़ है और माहौल हल्का करने के लिए वो टूम्स का टॉपिक उठाती है। और यूकारी तुरंत ब्राइटन हो जाता है और अपने फेवरेट टूम्स के बारे में एक्साइटेड होकर बातें करने लगता है और उसे एहसास होता है कि रीना उसकी चिंता कर रही थी और वो धीरे से उसे थैंक यू बोलता है। और उस शांत पल में यूकारी समझ जाता है कि उनका रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा है और बिना किसी जबरदस्ती के बस अपने आप बढ़ रहा है। और कैंप के बाद की रात रीना को एक सपना आता है और सपने में यूकारी उसके ऊपर है और उसे इंटेंस तरीके से किस कर रहा है और उससे कह रहा है कि वो दोनों तब तक पंपिंग करते रहेंगे जब तक एक जूनियर रास्ते में ना आ जाए। और रीना अचानक नींद से जाग जाती है, चेहरा लाल और दिल तेजी से धड़क रहा, और वो खुद को कोसती है कि उसने इतना रेडिकुलस सपना कैसे देख लिया। और अगले दिन वो लाइब्रेरी जाती है और खासकर फ्रेंड्स किसिंग पर रिसर्च शुरू करती है और उसे पता चलता है कि इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट हो सकता है और ये तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन जैसे वो और पढ़ती है उसे पता लगता है कि इससे करीब 80 मिलियन बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं। और ये देखकर उसका चेहरा बन जाता है और वो एक साथ डिस्गस्टेड और साजिश महसूस करती है और इसी कंफ्यूजन में होती है कि तभी एक क्लासमेट उसके पास आती है और रीना उसे तुरंत पहचान लेती है। वो स्कूल की सेकंड बेस्ट स्टूडेंट है और वो उसे नाम से पहचानती थी, लेकिन चेहरा पहली बार देखा। और हालांकि अराटा रीना को पहचान लेती है और वो कैजुअली उसे टेप वॉर्म कहकर बुलाती है और ये सुनकर रीना का गुस्सा फूट पड़ता है और वो तुरंत वहां से जाने लगती है और अराटा तुरंत उसके पीछे भागती है और माफी मांगती है और वो कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि रीना को ये निकनेम पसंद नहीं है। और फिर वो पूछती है कि उसे और किस नाम से बुलाए और रीना अब भी इरिटेट होकर डिमांड करती है कि आखिर अराटा उससे बात ही क्यों करना चाहती है। और अराटा तब खुलासा करती है कि उसकी बड़ी बहन उन डॉक्टर्स में से एक थी जिन्होंने रीना का इलाज किया था जब वो बीमार थी, और उसकी बड़ी बहन अक्सर घर पर उस बहादुर लड़की की कहानी सुनाती थी जो कभी नहीं रोई, भले ही उसके पेरेंट्स कभी शायद उसके पास रहते थे। और वो कहानी अराटा के मन में बस गई थी और अब जब वो दोनों एक ही स्कूल में हैं तो अराटा सच में जानना चाहती है कि उस कहानी की पीछे वाली लड़की असल में कौन है। और रीना हिचकिचाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि ऐसी फ्रेंडशिप को कैसे हैंडल करे और क्योंकि सब उसकी एक ही फ्रेंड है। लेकिन अराटा चमक उठती है और कहती है कि उसे खुशी होगी अगर वो रीना को इसमें मदद कर सके। और दूसरी तरफ सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा। नसाका लगातार क्लासेस स्किप कर रहा है और मिसाकी अब यूकारी से बचने लगी है और जब भी यूकारी उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो बहाना बनाकर टाल देती है और यूकारी सोच ही रहा होता है कि उसे दोबारा कन्फ्रंट करे। तभी उसका टीचर बीच में आता है और ऑर्डर देता है कि वो और टेकीडा दोनों घर जाएं ताकि गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले सके। और यूकारी को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये किस बारे में है, लेकिन टेकीडा कैजुअली बता देता है कि
उसके पेरेंट्स ने उसे इसमें साइन अप किया है। और उसी समय अचानक नसाका स्कूल में नजर आता है और वो कैजुअली पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। और यूकारी जैसे ही गवर्नमेंट ट्रेनिंग का जिक्र करता है, नसाका का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है, जैसे उसे पता हो कि असल में ये क्या है, लेकिन वो छुपा रहा हो। और गवर्नमेंट बिल्डिंग पहुंचकर यूकारी अचानक शू को देखता है, जो मिसाकी की पुरानी दोस्त है। और यूकारी को अचानक शक होता है कि क्या शू भी इसी ट्रेनिंग के लिए यहाँ आई है। और अंदर टेकिटा पहले ही अपने पार्टनर के साथ मौजूद है और यूकारी को बुलाता है। और उसे लगता है कि रीना बस थोड़ी लेट हो रही है, जबकि बाकी सब जोड़े पहले से ही फ्यूचर कपल जैसे लग रहे हैं। और यूकारी खुद से सवाल करने लगता है कि क्या वो सच में रीना के साथ खुद को देख सकता है। और तभी रीना दौड़ती हुई आती है, सांस फुलाकर, खुले बालों और चमकते हुए चेहरे के साथ। और यूकारी उसके बदले हुए लुक को देखकर चौंक जाता है। और जब वो उसकी तारीफ करता है तो दोनों चुपचाप शर्मा जाते हैं। और फिर रीना एक रेयर किचन निकालती है जो एस्टेक आंच का आकार का होता है और उसे देती है। और यूकारी खुशी से झूम उठता है और उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। और वो भी बदले में उसे एक किचन देता है जिसे वो सोचता है कि ये किसी बिल्ली के आकार का है। हालांकि टेकिडा और उसका पार्टनर इसे पसंद नहीं करते, लेकिन रीना को यह बहुत अच्छा लगता है। और टेकिडा का पार्टनर कहता है कि वो सच में एक रियल कपल जैसे लगते हैं। और इस पर रीना नाखुश होकर कहती है कि पास दिखना प्यार होने का सबूत नहीं है। और वो बिल्कुल भी यूकारी जैसे किसी को किस करने के सपना नहीं देख रही। और वो शर्मिंदगी से बचने के लिए हॉल में चली जाती है। और यूकारी सोच में पड़ जाता है कि क्या वो कभी उसे एक रियल ऑप्शन मान पाएगी, या फिर सच में वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो सच में उससे प्यार करता हो। और उधर शू एक पास के कंट्रोल रूम में मॉनिटर पर यूकारी को ध्यान से देख रही होती है और उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट साफ झलकता है। और अब मेन हॉल में इचिजो सेशन की शुरुआत करती है। और शुरुआत तो एक सिंपल लेक्चर जैसी लगती है, प्रोग्राम के बेसिस पर बात करते हुए, लेकिन जल्द ही माहौल बदलने लगता है और ऑफिशियल हर स्टूडेंट को प्लॉट सेफ्टी प्रोटेक्शन बांटते हैं। और इसके बाद इचिजो हल्के फुल्के अंदाज में घोषणा करती है कि आज का असली फोकस होगा पार्टनर्स के बीच फिजिकल प्रैक्टिस। और वो कैजुअल लहजे में पूछती है कि क्या सब अपने रिलेशन को लेकर सेटिस्फाई हैं। और फिर समझाती है कि बम्पिंग बेलीज जैसी सिंपल चीज से भी क्लोजनेस बढ़ती है। और उसकी वॉइस प्लेफुल होती है, लेकिन शब्दों में वेट छुपा होता है। और वो कहती है परफेक्ट पार्टनर लुक से तय नहीं होता। और ये बिल्कुल वैसा है जैसे सिंड्रेला का कांच का जूता सिर्फ उसी के पैर में फिट बैठा। और आज हर किसी को ट्राई करना होगा। और हॉल का मूड अचानक ही टेंस हो जाता है। और इसके बाद इचिजो एक फिल्म चलाती है जिसमें रोमांस और इंटीमेसी पर विजुअल्स दिखते हैं और स्क्रीन की रोशनी हर चेहरे पर गिरती है। और यूकारी इमेजिन करता है कि मिसाकी उसके साथ है और रीना अपने हाथ में पकड़े हुए किचन को कसकर पकड़ लेती है। और वो भी यूकारी के बारे में इमेजिन करने लगती है और दोनों ही अपने अंदर के फीलिंग से ओवरवेल्म होते हैं। लेकिन यूकारी नोटिस करता है कि हॉल में बाकी लोग कितने कैजुअल हैं, जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। यहाँ तक कि टेकिडा भी बेफिक्र दिखता है और वो अभी तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक योजिमा एंट्री मारता है और उसके बिल्कुल पास खड़े होकर वो फुसफुसाता है और कहता है तुम्हें चुनना होगा वो लड़की जिसे तुम सच में प्यार करते हो या वो जो तुम्हें सिस्टम ने मैच किया है। और वो चेतावनी देता है कि नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से देखा जाएगा। और लाइट जैसे ही वापस आती है और इचिगो बड़ी मुस्कान के साथ घोषणा करती है अब हर पेयर को अपना खुद का रूम दिया जाएगा, एक टाइप का फन टाइम स्लीप ओवर। और हॉल में किसी की आवाज गूंजती है, अगर कंप्लायंस नहीं हुआ तो पेनल्टी मिलेगी। और रूमर्स फैलते हैं कि मना करने पर एकेडमिक स्टैंडिंग नीचे गिर सकती है और शायद गवर्नमेंट से कॉल भी आ सकती है। और यूकारी वही फ्रीज हो जाता है और योजिमा के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। और जब वो और रीना अपने असाइन रूम में पहुंचते हैं तो अंदर पहले से ही सब कुछ परफेक्ट सेटअप किया मिलता है और यूकारी की आंखों में शक उतर आता है और वो कमरे में हिडन कैमरास ढूंढने लगता है। और कुछ पलों के लिए उसके दिमाग में भाग जाने का ख्याल आता है, लेकिन फिर उसकी नजर रीना पर पड़ती है और एक सवाल उसे रोक देता है, अगर वो भाग गया तो क्या सारी सजा रीना को भुगतनी पड़ेगी। और अब वो फंस चुका है, एक तरफ रीना की प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ उसकी बाउंड्रीज और बीच में ये सिस्टम जो इंटीमेसी को फोर्स करके ये प्रूव करना चाहता है कि कौन परफेक्ट फिट है। और यूकारी का दिमाग डर और एंजाइटी से भर जाता है, इतना कि वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और एक पल की पैनिक और टेंशन में वो रीना को अचानक बेड पर धक्का देता है और कांपते हुए हाथों से उसके ऊपर झुकते हुए जैसे ऑल माइटी प्लॉट प्रोग्रेशन अब और अवॉइड नहीं किया जा सकता।